हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हादी हियर। जनाब, आज का जो लेक्चर है इसमें हर तरह के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा जो बाकी आम लोग हैं जो साइंटिफिक थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं साइंस में, और चूँकि आजकल वैसे भी एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें कोरोना की जो बीमारी है, पेंडेमिक हो चुकी है, इसके बारे में अक्सर लोग जो है कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। तो आज के लेक्चर थोड़ा सा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को भी वो टच करते हैं, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है लेक्चर का वो इस तरह से है कि इसको साइंटिफिकली स्टूडेंट भी सीख सकते हैं, आम आदमी भी जो है इसके बारे में काफ़ी सारे मालूमात ले सकते हैं। और इसमें कुछ इश्यूज़ है, कुछ कन्फ्यूजन है कोरोना के हवाले से, वो भी आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये एक किस्म का जो है आगाही लेक्चर है जो सबको जो है मिल जाएगा इंशाल्लाह, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो क्या क्या है इस लेक्चर के दौरान, इसमें आपको एक छोटा सा आइडिया आपको वायरस के बारे में दिया जाएगा, और वायरस के अंदर जाकर हम आपको कोरोना वायरस के तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर कोरोना के जो मुख्तलिफ वायरसेस हैं उनके अलामत है थोड़े बहुत, वो भी आपको बता देंगे। उसके बाद हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे कि इसका शक्ल किस तरह से है। उसके बाद इसकी जो अलामात पर आएंगे कि क्या क्या अलामात है, और हम देखेंगे कि ये जो अलामात है क्या ये वाकई में उस कोरोना वायरस की है जिसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, या ये किसी और वायरस की है। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके इम्यून सिस्टम के ऊपर। अक्सर लोग आजकल काफ़ी हर बंदा जो है एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुआ है कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत, एक थोड़ा सा आइडिया वहाँ पर भी देंगे, और साथ साथ फिर इसकी वैक्सीन और ट्रीटमेंट पर आएंगे, और लास्ट में हमारी कंक्लूजन होगी। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ज़रा गौर से सुनिएगा। आइए वायरस के ऊपर। वायरस एक ऐसा जानदार भी आप उसको नहीं कह सकते हैं, और आप उसको बेजान चीज़ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा चीज़ ज़रूर है जिसमें ज़िंदा जानदारों की भी कुछ खसूसियात मौजूद है, और बेजान चीज़ों की भी इसमें खसूसियात शामिल है। साइंस की दुनिया में इसको ना तो मुकम्मल तौर पर जानदार में लेके जा सकते हैं, जानदारों में इसको ले जा सकते हैं, ना ही इनको बेजान चीज़ों में ले जा सकते हैं। ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। इसके अंदर जो ज़िंदा खसूसियात है कि ये ज़िंदा चीज़ों वाली खसूसियात है, वो ये है कि ये सबसे बड़ा ये बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, बच्चे दे सकते हैं। जिस तरह बाकी जानदार जरासीम वगैरह बैक्टीरिया है वो बच्चे दे सकते हैं, ये भी बच्चे दे सकते हैं। जिस तरह बाकी जानदारों के जिस्म के अंदर डीएनए, न्यूक्लिक एसिड नाम का जो है एक मालिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड, जो हर जिंदा जिस्म के अंदर होता है, जो हर जिंदा जिस्म का यूएसबी है। जिस तरह आप यूएसबी के अंदर मालूमात स्टोर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हमारे और आपकी जिस्म के अंदर भी यूएसबी की तरह कुछ मटीरियल है जो हमारे और आपकी जिस्म के पूरे डेटा को अपने साथ रखते हैं और हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो यूएसबी है ये न्यूक्लिक एसिड के नाम से मशहूर है, और ये सब जानदारों की बॉडी में है। यही न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए आरएनए का नाम दिया जाता है, ये वायरस में मौजूद है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरस एक जिंदा चीज़ है। लेकिन ये बेजान इसलिए है क्योंकि अगर आप एक छोटा सा ज़रा उठाएंगे, टेबल पर रखेंगे, तो ये जिस्म के बाहर, जिंदा जिस्म के बाहर ये एक महज एक ज़रा है, आप उसको पत्थर का एक ज़रा कह सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। वहाँ ना ये बच्चे दे सकते हैं, ना ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई लिविंग खसूसियात इसके अंदर फिर नहीं रहती। इसको बच्चे देने के लिए किसी जिंदा जिस्म का होना लाजमी है। ये बैक्टीरिया की तरह जिंदा जिस्म के बाहर जो है गुजारा नहीं कर सकते, गुजारा कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो है अगर वो आपके जिस्म में आ जाए या किसी दूसरे जानदार की बॉडी में जाए, वो वहाँ पर भी बच्चे दे सकते हैं, और अगर वो जिंदा जिस्म के बाहर आ जाए तब भी वो बच्चे दे सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया का और वायरस में बहुत बड़ा फ़र्क है। बैक्टीरिया भी बीमारी कॉज करते हैं, वायरस भी बीमारी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वायरस भी जो है प्लांट और एनिमल में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये था वायरस के हवाले से। अब दुनिया में
मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो है हमने इसको डिस्कवर किए। वायरस का साइज निहायत ही छोटा है, जरासीम से कई गुना ज़्यादा छोटा है, कई गुना ज़्यादा छोटा है वायरस। और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस अब तक हमने डिस्कवर किए हैं। इनमें से हम आज क्या करेंगे, हम आज आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ बीमारियाँ कॉज करते हैं। उसमें से एक बीमारी है रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की नाली के जो डिजीज़ होते हैं। अब सांस की नाली एक है, लेकिन सैकड़ों डिजीज़ हैं जो सांस की नाली के साथ रिलेटेड है। अब उन तमाम के तमाम डिजीज़ को हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि सांस की नाली के साथ रिलेटेड है। तो नाम उसकी उन डिजीज़ के नाम बहुत सारे हैं, अगर आप नाम काउंट करना शुरू करें तो बहुत सारे हैं। इन रेस्पिरेटरी डिजीज़ में से कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसे वायरसेस कॉज करते हैं, वायरसेस। अब वो कौन कौन से वायरसेस हैं ज़रा बताइए। ये एक वायरस नहीं है, इसमें से कुछ के नाम, जैसे मैंने कहा था लेक्चर ओवरऑल सबके लिए होगा, कुछ के नाम है इन्फ्लुएंजा, आपने नाम सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस बड़ा मशहूर है। रीनो इतना मशहूर नहीं है, रीनो, एडिनो एंड सो ऑन, और भी ऐसे वायरसेस हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज काज कर सकते हैं। इनमें से एक वायरस कोरोना के नाम से भी मौजूद है। अब ये जो कोरोना वायरस है, पहले तो हमें पता चल गया कि ये सांस के नाली के साथ इसका रिश्ता है, सांस की नाली में ही ये डिजीज काज करते हैं, सांस की नाली के साथ। अब अगर आप कोरोना डिजीज वायरस के बारे में आते हैं तो कोरोना एक वायरस नहीं है, कोरोना वायरसेस के खानदानी नाम है। यानी ये एक खानदान का नाम है कोरोना, और फिर इसके अंदर और भी वायरसेस हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफर भी करते हैं। जैसे कि आप कोई ज़ात लेते हैं, काकड़, अचकज़ई, सैयद, बलोच, सिंधी, पंजाबी लेते हैं, फिर उनके अंदर ही मुख्तलिफ लोग आपको नज़र आएंगे। सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते तो हैं, लेकिन उनके अंदर मज़ीद आपको सब फैमिलीज नज़र आएंगे। तो कोरोना एक वायरस नहीं है, कोरोना वायरसेस का ख़ानदानी नाम है। इनमें से मैं आपके आसानी के बताऊँ कि भाई कोरोना ए एक वायरस है, कोरोना बी एक दूसरा वायरस है, कोरोना सी एक तीसरा वायरस है, एंड डी अब चलते जाए। इनमें से, इनके ख़ानदान में से एक वायरस जो आज से करीबन कोई 17-18 साल पहले बड़ा मशहूर हुआ था, उसका नाम था सार्स, SARS, सार्स। सार्स भी कोरोना वायरस है, लेकिन इसको उन्होंने सार्स का, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी जो आपका सांस की नाली यहाँ पर डिजीज़ का सकते हो, बड़ा सीवियर टाइप का डिजीज़ काज करते थे, तो इसका सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का नाम दिया था। और ये 2002-2004 के आसपास जो है ये हमने देखा था इस डिजीज़ को। तो ये सार्स भी कोरोना का है। अब आप 2004 के बाद 10, 11, 12, अब आप देखिए 2019 में इसी ख़ानदान का एक और वायरस डिस्कवर होता है 2019 में। इसके पेशेंट बाकायदा नजर आता है। याद रखिएगा कि कोरोना वायरस 1960 में, अब आप देखिए 40 लगभग 80 ईयर्स पहले का ये कोरोना वायरस आ चुका है। हम आ चुका तो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते, इंसान ने इसको डिस्कवर किया, वो भी इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर। इससे पहले भी ये मौजूद था, चिकन के अंदर ये मौजूद था, लेकिन जो ह्यूमन के अंदर हमने देखा वो 1960 में इंसानों के अंदर हमने इसको देखा। ये वायरस जो है ये पहले एनिमल्स में ही होती है और एनिमल्स के बाद जो है ये आ जाते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और इसका सोर्स मालूम नहीं कि कैसे आ जाते हैं, मुख्तलिफ बिल्ली है, चूहा है या चिकन है, इनसे ये मैमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो कोरोना में से एक वायरस जो अभी न्यूली आ गया है वो है कोविड-19 के नाम से है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोविड-19, कोविड-19। अब आप आज जो आप नाम देख रहे हैं, आज का जो वायरस है जो पूरी दुनिया में पेंडेमिक है, उसका नाम है कोविड-19। लेकिन हमारे लोग जो कोरोना बोल के पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कि एक दिन तो मैंने ये भी देखा कि एक डेटोल के एक पैकेट पर लिखा था कि ये जो डेटोल है ये कोरोना की डिजीज़ के लिए भी है। तो वो जो शख्स था उसने कहा कि ये बहुत बड़ा चाल है, इनको कैसे पता चला कि ये कोरोना है, कोरोना आने वाला है, पहले से उन्होंने डेटोल को बेचने के लिए, तो भाई उनको ये मालूम नहीं था। असल में उसकी गलती भी नहीं थी, उस बेचारे को क्या पता होता, आम शख्स होगा
कि उसको ये मालूम नहीं था कि ये कोरोना के फैमिली के बारे में, यानी डेटोल आज से अगर 2-4 साल पहले भी अगर कोई डेटोल का पैकेट बना हुआ है तो उस पर अगर कोरोना लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उस कोरोना की बात कर जो आज हमने डिस्कवर। कोरोना तो खानदानी नाम है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो कोविड-19 कोरोना का नाम कोरोना इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो आपने ताज देखा होगा, क्राउन, इसका जो शक्ल है, इस वायरस का जो शक्ल है वो क्राउन से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। और जितनी भी किस्में हमें देखी उनका शेप जो है वो क्राउन लाइक है, और आज मैं आपको कोरोना वायरस का शक्ल भी बता दूंगा। अब आते हैं ये जो आपका जो कोरोना है, चाहे वो कोई भी हो, कोरोना का जो वायरस हो, जब भी वो कोई डिजीज काज करते हैं रेस्पिरेटरी, उसके अलामात क्या होते हैं, कॉमन अलामात क्या होते हैं? उनमें से कोल्ड शामिल है, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींक, खांसी, ये इनमें शामिल है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो अलामात है ये कॉमन सिम्टम्स हैं। यही अलामात हमें स्पेशल वायरस कोविड-19, जिसे आज लोग कोरोना का नाम मतलब बता रहे हैं, यही अलामात इसमें भी मौजूद है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर मैं आपके ला रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जो सबके अंदर कंफ्यूजन है कि आया कोई भी शख्स जिसको फ्लू फीवर में या स्नीजिंग, थोड़ा सा छींक आ जाए या उसको खांसी आ जाए, तो क्या एकदम से हमें यह सोचना चाहिए कि इसको कोरोना है? तो भाई यहाँ पर जो है 50-50 है। हो सकता है ये आम कोरोना वायरस हो, जो कि मैंने कहा था इन फैमिलीज में से, ये वाली ऐसे फैमिलीज है जो लोगों की बॉडी में आ जाते हैं, चंद दिन के अंदर आकर कुछ अलामात ज़ाहिर करके ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद चले जाते हैं। तो ये भी तो नहीं इनके ख़ानदान के। तो अगर हम ये अलामात किसी शख्स के अंदर देखते हैं तो हो सकता है ये वो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोरोना वायरस हो, जो हर शख्स, अक्सर लोगों की बॉडी में आकर अलामात ज़ाहिर करके या ज़ाहिर ना करके खुद ब खुद चले जाते हैं। 5 दिन के बाद चल, जैसे हम और आपने सबने सुना है, 4-5 दिन नज़ला ज़ुकाम लग जाते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ये अलामात उसकी भी हो सकते हैं, और ये अलामात इस कोविड-19 जो आजकल नया वायरस है इसके भी हो सकते हैं। तो लिहाजा पहले तो हम हर एक पे शक नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हम बाकायदा टेस्ट करके फिर जाके इसको चेक करेंगे। दूसरी बात, अगर आप कोविड-19 की बात करें कि अलामात से हम इसको जज कर सकते हैं, तो आप 100% इसको जज नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ और ऐसे अलामात जो अभी रिसेंट स्टडीज़ आई उनमें से हमने देखा, एक ये भी है कि आपका जो बॉडी है वो सुस्त सा फील कर रहा होगा, और इसके अलावा एक बड़ा अभी भी जो है वो है कि आपको स्मेल का इशू होगा। आप जो है आपको जो सूंघने का जो सलाहियत है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, आपको चीज़ों का जो बू है वो आप सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे। तो एक नया समझ। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा एपेटाइट का लॉस ऑफ एपेटाइट भी शामिल है इन सिम्टम्स में से। तो अगर आपको स्मेल का भी इशू आ रहा है और साथ साथ स्नीजिंग में या कफ में या फीवर भी हो रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर, आप चेक कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो। अदरवाइज ये हो सकता है कि बिल्कुल वो कोविड-19 ना हो। तो चलिए, ये तो कॉमन सिम्टम हो गए और स्पेशल सिम्टम भी हो गए। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो कोविड-19 का स्ट्रक्चर है, वैसे सारे के सारे कोरोना वायरस में एक चीज़ कॉमन है कि सब के अंदर जो है इस तरह से आपको स्पाइक्स नज़र आएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया उसका तस्वीर है। आप देखिए, एक स्फेरिकल शेप का है और इसमें आपको क्या नज़र आएंगे, स्पाइक्स, बाहर की तरफ उभरे हुए स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, स्पाइक्स। और अंदर जो है, जैसे मैंने बात की थी न्यूक्लिक एसिड के बिल्कुल शुरू में, न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इनके अंदर आरएनए होता है, और आरएनए जो है ये इनकी पहचान है। ये अपने आरएनए से अपने बच्चे तैयार करते हैं, अपने कॉपीज़ बनाते हैं। बस इनको इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, बस अगर इसका आरएनए किसी तरीके से किसी शख्स के सेल के अंदर गया तो इसके बच्चे पैदा करने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये जो इसका आरएनए है ये सेल के अंदर जाकर अपने आप को कॉपी करके 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 10 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 200 बनाएंगे। और यही आरएनए
कि अंदर ये भी सलाहियत है कि ये आरएनए अपने आसपास जिस्म का बकिया ऐसा खुद बना सकते हैं। मतलब इसकी चालाकी ज़रा देखिए, ये किसी इंसान के सेल के अंदर ये जो कोट है, कोट के बगैर ये जो बाहर के जो माचिस की तीली की तरह जो स्ट्रक्चर है, स्पाइक्स, ये भी अंदर नहीं जाएंगे। ये सिर्फ इस छोटे से धागे को इंसान के सेल के अंदर ले जाते हैं। इंसान के सेल के अंदर फिर ये क्या करता है, ये अपना जिस्म का बाकायदा बकिया जो पुर्जा पार्ट्स है ये उधरी बना लेते हैं। तो इसके अंदर सारा का सारा नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन सब के सब इधर मौजूद है। तो इसी इंफॉर्मेशन की मदद से ये दोबारा अपना स्पाइक भी बना सकते हैं, अपना ये मेमोरी भी बना सकते हैं, और सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाकर 100, 200, 300 जितने भी है सेल के अंदर बनाकर बाहर आ जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, और थोड़ा बहुत कि ये किस तरह इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इम्यूनिटी की तरफ। जब भी इंसान के जिस्म में कोई जरासीम या कोई वायरस अंदर दाखिल हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने बड़े स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज किया, बड़े स्पेशल तरीके से बनाया हुआ है। इस बॉडी के अंदर तमाम के तमाम सिस्टम्स मौजूद हैं जिसकी मदद से जिस्म एक प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा होता है। बहुत सारे सिस्टम्स में से ये भी सिस्टम है कि आपके खाना हजम करने का अलग सा सिस्टम है, रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करने का अलग सिस्टम है, सोचने का, प्लान बनाने का अलग सा सिस्टम है। आप सोचते हैं, आप मेमोरी बनाते हैं, ज़ाहिर आपका दिमाग की बात कर रहे हैं। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जो सपोर्ट देने के लिए हड्डियां हैं, मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं जो आपके जिस्म को मूवमेंट देते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स मिल मिलाकर आपके जिस्म को ऑर्गेनाइज करके बनाया गया। इन इतने सारे सिस्टम्स में से एक सिस्टम ये भी है कुव्वत मुदाफ़ियत, कि अगर आपके जिस्म के अंदर कोई वायरस या जरासीम आ जाए तो आपका जिस्म के अंदर कुदरती हॉस्पिटल भी है, ठीक है, कुदरती हॉस्पिटल भी है, और साथ साथ जिस तरह मुल्क में हर मुल्क जो है अपना दिफा के लिए फ़ौजी निज़ाम बना रखते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर भी इस तरह का दिफाई निज़ाम है जो ऐसे चीज़ों को पकड़ते हैं, किल कर देते हैं। तो इस निज़ाम का नाम है इम्यून सिस्टम, और यही हमें बचाते हैं। वरना अगर ये ना होता तो हम हर घंटे 5 मिनट के बाद हम बीमार होते। लेकिन अब हर शख्स जो है, हम रोज़ाना ना जाने कितने जरासीम से हमारा वास्ता पड़ता है, कितने वायरस से हमारा वास्ता पड़ता है, लेकिन हमारा जिस्म हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं दिलाता और ख़ुद ब खुद जाकर प्रॉब्लम्स को हैंडल करके ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है उसमें अगर ये वायरस आ जाए तो फिर होता क्या है। इंसान जो है अपने जिस्म के अंदर वायरस के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर, ख़ास किस्म की चीज़ें बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमने इसको नाम दिया हुआ है। अब एंटीबॉडीज़ तभी बनते हैं जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर आ जाए, तो आपके जिस्म उसके खिलाफ एक नया चीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ है, अगर मैं उसको इस तरह का वाई की तरह का शेप दे दूँ, इस तरह बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हमारा जिस्म बना सकते हैं। किसके अगेंस्ट? वायरस या जरासीम के खिलाफ। अब ये जो पूरा का पूरा वायरस होगा, ये हमारे बॉडी के लिए एक एंटीजन कहलाएगा। तो एंटीबॉडी और एंटीजन ये दो ऐसे अल्फाज है जो हर तरह का इम्यून सिस्टम में यूज होता है। सो एंटीजन पूरा का पूरा वायरस भी हो सकता है, हत्ता कि वायरस के जिस्म का ये जो छोटा सा टुकड़ा है, स्पाइक जिसे हमने नाम दिया हुआ है, ये भी एक एंटीजन हो सकता है। इस स्पाइक के खिलाफ भी एंटीबॉडी बन सकती है। और अगर आप देखें इसके बॉडी के अंदर और भी ऐसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, आयरन, ये भी हमारे लिए एक एंटीजन हो सकता है। तो एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आ जाए, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर ये ज़्यादा बन गए तो हम कहते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और ये ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगे तो ये वायरस पर जल्दी काबू पाएंगे। अगर एंटीबॉडीज़ कम बन रहे हैं तो वो इस वायरस पर काबू नहीं पा सकते हैं। इसीलिए तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जिस्म के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं।
अभी देखो इसमें कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसके इलाज का प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में हमारे पास अभी तक एंटीबॉडीज़ है ही नहीं कि हम उसको बना सकें। अलबत्ता इसके जो बाकी ख़ानदान के मेंबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी है वो हमारे पास है और हमने उसको अंडरस्टैंड भी किया, हमने उसको समझ भी लिया हुआ है। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक है। इसके ये जो स्पाइक्स की हम बात कर रहे हैं, पुराने वायरसेस की जो स्पाइक्स थे वो क्या कहते थे कि एंटीबॉडीज़ जो पहले से हमने बनाए थे वो एंटीबॉडीज़ बड़े आराम से आकर इन स्पाइक के साथ अटैच हो जाते थे, पूरे वायरस को नाकारा बना लेते थे। लेकिन अब यही जो पुराने एंटीबॉडीज़ है जैसे पहले से हमने बनाए थे बाकी ख़ानदान के लिए, ये एंटीबॉडीज़ इस न्यू वायरस के स्पाइक के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। अगर ये नया वायरस बिल्कुल उन पुराने वायरसेस की तरह होता तो जो एंटीबॉडीज़ पहले से हमने बनाए हैं वो एंटीबॉडीज़ इनका इलाज साबित हो जाता। लेकिन अब मसला है इसने क्या किया हुआ, इसने अपने बॉडी में थोड़ी सी चेंज लाई, यानी ये जो अब इसके स्पाइक है, स्पाइक की केमिस्ट्री में थोड़ी सी चेंजेस लाकर इसने अपना शेप इस तरह से चेंज किया हुआ है कि अब ये जो एंटीबॉडीज़ है वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकते हैं, वो उसको पहचान ही नहीं सकते। यार एंटीबॉडीज़, मैंने कहा था हमारा जिस्म कुदरती तौर पर एंटीबॉडीज़ खुद भी बना सकते हैं और हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। तो ये जो जिस्म के जो कुदरती एंटीबॉडीज़ हैं उनका काम यही है कि वो एंटीजन के ख़िलाफ़ बन जाए और उसको नाकारा बनाए। इसके इलाज में ये भी शामिल है कि आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा रिकवर हो चुका हो इस बीमारी से, तो हो सकता है कि उस शख्स ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए होंगे। तो अगर हम उन एंटीबॉडीज़ को उठा के उन एंटीबॉडीज़ को नंबर वाइज इंक्रीज़ करके फिर हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने पैसिव इम्यूनाइजेशन रखा हुआ है और इस पर काम जारी है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर हम इन एंटीजेंस को काट लें, मतलब सब एंटीजन को वायरस से अलग करके ये जो एंटीजेंस हैं यानी ये जो स्पाइक्स हैं, अगर हम इनको अलग कर दें वायरस से, वायरस तो वैसे खतरनाक खतरे वाली चीज़ तो ये है ना आरएनए है, अगर हम इस वायरस का आरएनए को ज़ाया करके ये जो स्पाइक्स है स्पाइक को जिस्म के अंदर डाल दें और हमारा जो जिस्म है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करे किसके ख़िलाफ़, इन स्पाइक्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करे हमारा जिस्म, तो हो सकता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन चुके हैं किसके खिलाफ, इन स्पाइक्स के खिलाफ, कल को अगर ये ओरिजिनल वायरस आ जाए तो उस ओरिजिनल वायरस के जो स्पाइक्स हैं ये एंटीबॉडीज़ उनके स्पाइक के साथ अटैच होके उसको नाकारा बना देगा। प्लस पॉइंट ये होगा कि उसके आते ही बहुत सारा फौज पहले से तैयार होगा और उसको ख़त्म कर देंगे। ये है वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार जो मैंने बड़े सिंपल अंदाज से शॉर्टकट करके आपको बता दिया और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम के बारे में भी बता दिया कि हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो किस तरह से काम करते हैं। तो जो हम लोग थे कुछ लोग बच जाते हैं, अल्लाह करे बहुत सारे लोग इससे बच जाएं, तो उसमें यही कमाल होता है कि उनकी जिस्म का अपना जो एंटीबॉडीज़ है वो इनके खिलाफ आके उसको किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो ये था इम्यून सिस्टम के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी, क्योंकि लास्ट पोर्शन में हम लोग इसके टेस्ट की तरफ जाएंगे, डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। डायग्नोसिस पे आएंगे, साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है और कि कौन कौन सी इश्यूज़ है। ये जो वैक्सीन वाला हिस्सा है ये तो पहले से ही आपका कवर हो गया। तो डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। भाई डायग्नोसिस जैसे पहले भी मैंने बताया था कि डायग्नोसिस तो एक ये है कि सिम्टम्स पेशेंट ला रहे हैं, वो अलामात ला रहे हैं कि नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी वगैरह है, आप उसको देखकर डायरेक्ट 100% नहीं कह सकते कि ये कोविड-19 है। हो सकता है उसको आम वायरस हो, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट जो है, जो अवेलेबल टेस्ट है वो क्या है, स्वैब। ये जो आपके गले के अंदर जो थोक है, जो सलाइवा है, जो आप कह सकते, तो अगर बलगम है तो उसको एक ले लेते हैं, यहाँ से एक स्टिक अंदर डाल के उसको थोड़ा उसे गीला करके वो स्टिक लेते हैं, क्योंकि
वायरसेस अगर हैं तो यहाँ पर ही मौजूद होंगे। अब यहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। कैसे? उन्होंने जो स्वैब है प्रॉपर तरीके से डाला ही नहीं। जब आप प्रॉपर तरीके से स्वैब नहीं डालोगे तो हो सकता है आपने उस सैंपल सही नहीं उठाया होगा, फिर मशीन की मदद से चेक करो तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अलामात नज़र आते ही पहले दिन बाज़ औक़ात लोग चले जाते हैं और उनके टेस्ट लिया जाता है, वो भी नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि वो हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो एंटीबॉडीज़ बेस होते हैं। अभी जो मैंने आपसे कहा था, जिस्म अगर आपका एंटीबॉडी बना ले तो बाज़ औक़ात एंटीबॉडी तो जल्दी नहीं बनते हैं, एंटीबॉडी लेट बनते हैं। आपने अभी से जो है एंटीबॉडी टेस्ट ले लिया तो वो नेगेटिव आए, भाई आपको पता है कुछ नहीं है। इसके लिए कहता है एंटीबॉडी टेस्ट अब बाद में ले लें, ठीक है, थोड़ा सा 2 दिन के बाद ले लें, थोड़ा सा टाइम देने के बाद आप ले लें। लेकिन इसके लिए पीसीआर है, पीसीआर के बारे में भी आ जाता है कि कभी कभी नेगेटिव आ जाता है, लेकिन पीसीआर जो है, पीसीआर ये एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। तो आपने करना क्या है, इसके लिए आपके पास एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, और दूसरा कौन सा है, एंटीबॉडी टेस्ट, और तीसरा जो है वो है आरएनए टेस्ट, आरएनए डिटेक्शन, क्योंकि वायरस के अंदर जो है आरएनए भी है। अब हम आ जाते हैं एंटीजन के ऊपर। एंटीजन जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका वायरस का जो पुर्जा पार्ट है, कोई भी पुर्जा पार्ट है, अगर आप किसी मशीन की मदद से इस एंटीजन को डिटेक्ट करें। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये मशीन किस तरह काम करता है। देखिए, अगर मैं बताऊं कि एक शख्स है, मैं उस शख्स को पहले से कुछ इनपुट मालूमात दूं कि भाई ये जो लोग आ रहे हैं उनमें से आपने देखा जिसने सुर्ख कलर का कोट पहना, बस आपने उसको पकड़ के रखना, उसको बोलो आप साइड पे हो जाओ। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, जो लोग आ रहे होते हैं जिसने सुर्ख कोट पहना है तो ये सिर्फ उसी को ही जाके पकड़ लेंगे और साइड पे कर देंगे। तो ये बंदा हमारे लिए मशीन का काम कर रहा है, टेस्ट का काम कर रहा है। जितने भी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, सब के सब में अक्सर हम लोग इनपुट डेटा हम देते हैं, फिर वो मशीन उस इनपुट डेटा के हिसाब से जो है हमें बता रहा है कि वो चीज़ है या नहीं है। तो किसी भी मशीन के अंदर अगर हम पहले से किसी एंटीजन का डेटा पुट कर दें और फिर उस मशीन के अंदर हम सैंपल डाल दें, सैंपल में भी अगर ये चीज़ था तो वो आपको पॉजिटिव देगा कि भाई एंटीजन इसका मौजूद है हमारे पास। नंबर 1 वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये एंटीजन का टेस्ट हुआ। एंटीबॉडी टेस्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब वायरस अंदर आ जाता है तो बॉडी के अंदर वो मखसूस एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इशू जो मैं बताने वाला हूँ, जो इस पूरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा स्पेशल बात जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कि आया जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो किट्स हम यूज़ कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक किट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी डायग्नोस्टिक किट से किसी शख्स का सैंपल ले लेते हैं, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी वो कहता है कि एंटीबॉडी है। तो मेरा सवाल ये है, क्या उस मशीन को ये मालूम था कि ये जो एंटीबॉडी है ये ओरिजिनल इस कोविड वायरस का है या इसके कज़न का, इसके साथी वायरस का है? क्योंकि जो बाकी वायरसेस है वो भी तो इंसान के बॉडी में रहते हैं, बल्कि जो बाकी कॉमन वायरसेस है वो तो कह रहा है कि इनके अगेंस्ट जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाते हैं, खासकर जो IgM एंटीबॉडी है, बड़ा मशहूर एंटीबॉडी IgM, ये एंटीबॉडी कहते हैं 6 मंथ तक हमारी बॉडी में रहते हैं। वायरस कब का खत्म, लेकिन ये फिर बॉडी में रहते हैं। हो सकता है वो शख्स बेचारे ने 6 महीने पहले वो कॉमन वायरस उसको लगा हुआ हो, तो आपकी मशीन ने जाकर उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर दिया जो पहले उसके बॉडी में मौजूद था। तो ये हम कहते हैं भाई ये पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, हमें देखना चाहिए कि जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं, ये जो मशीन है, क्या ये रियलिटी में कोविड वायरस ही का एंटीबॉडी हमें दे रहा है या ये उनके बाकी नॉर्मल ऑर्डिनरी वायरस का, और हम लोग सबको जो है एक ही लाइन में डाल के ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है। ये एक इशू है, इसको देखना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। कोई भी मशीन कितना ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए वही हमारे लिए बेस्ट है। अब अगर आपके पास एक मशीन है,
उसके अंदर हर तरह का वो अपने प्रोटीन रखा हुआ है। आप किसी भी वायरस को आप उठा लो तो वो इस वायरस के प्रोटीन थोड़े से इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है। अब आपका जो मशीन है वो उसको जब ये मिल जाता है तो वो भी इसको पॉजिटिव कर लेता है, क्योंकि मशीन को ये मालूम नहीं कि ये इस वायरस का प्रोटीन अलग है, इस वायरस का प्रोटीन अलग है। मशीन को नहीं पता। मैंने पहले से आपको कहा था कि आप किसी शख्स को बोलो कि भाई सुर्ख कोट वाले कलर को आपने बस पकड़ना है, तो वो जो मशीन है मशीन सिर्फ और सिर्फ इनपुट डेटा को फॉलो करता है। तो आपने ये दिखाना है कि क्या वो मशीन इतना स्पेसिफिक है कि वो हर वायरस को जाके चेक कर रहे हैं, वो स्पेसिफाइड है कि वो सिर्फ किसी एक वायरस को ही कैच कर रहा है। तो ये जो हमारे आजकल के जो किट्स है, ये मैसेज मेरा जो उन तमाम लेबॉर्ट्रीज़ के लिए है जो लैब्स में काम कर रहे होते हैं, जो टेस्ट के लिए, उनको पता होना चाहिए, बल्कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या ये स्पेसिफिक है या नहीं है। अगर ये स्पेसिफिक नहीं है तो हम लोग किसी और तरफ जा रहे हैं, और अगर ये स्पेसिफिक है दैट्स गुड, ठीक है। एंड देन कभी कभी हम धोखा भी कर लेते हैं। ओरिजिनल पेशेंट आता है, हो सकता है उसको कोविड-19 का प्रॉब्लम हो, लेकिन हम अर्ली उसका एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट उसका नेगेटिव हो जाता है, बोलते हैं जाओ भाई आप फारिग है, कुछ नहीं है, लेकिन वो हकीकत में उसको बीमारी होती है। तो इसके लिए आपको पहले एंटीबॉडी बाद में नहीं चाहिए, पहले PCR करना है। PCR जो एक टेस्ट है, ये बड़ा स्पेशल टेस्ट है, क्योंकि ये जो PCR है, ये आपके RNA को जो है जज कर लेता है। क्योंकि ये जो RNA है, RNA के अंदर भी में एक स्पेशल बात है। RNA इन सब वायरसेस में RNA है, और हर RNA के अंदर अपना अपना शनाख्ती अलामात भी होते हैं, जिसको हम जीन्स बोलते हैं। आपका PCR को ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने RNA को जज किया हुआ है, जीन को जज, क्या ये जीन भी इस कोविड-19 के हैं या ये जीन बाकी वायरसेस के हैं। हमने ये पता लगाना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। हमारी मशीन की मदद से हमें इसको जज करना चाहिए एग्जैक्टली इसके अंदर जो RNA जो जीन्स है, क्या हमने वाकई में उसको पहचान लिया या ये बाकी वायरस के RNA जीन है। तो इसीलिए मैंने डायग्नोसिस के साथ इसका इशू भी आपको बता दिया। और साथ ही साथ टेस्ट के दौरान एक एंटीबॉडी है IgM। अगर आपको किसी मरीज़ की बॉडी में IgM एंटीबॉडी नज़र आ जाए तो यस, IgM एंटीबॉडी जो है वो वायरस के खिलाफ बन जाती है। तो अगर ये एंटीबॉडी आपके पास आ गई तो आप उसको फ़ौरन पॉजिटिव ना कह दें। IgM तो आ गई, पॉजिटिव तो है, लेकिन इट मे बी ऑर्डिनरी वायरसेस और इट मे बी द ओरिजिनल कोविड-19 वायरस। तो ये दोनों में हो सकता है, इसीलिए आप इसको पूरा का पूरा आप नहीं ले सकते हैं। अच्छा, पहले आप PCR ले लें, PCR से वायरस का RNA आप पता करोगे, और फिर अगर कोई पेशेंट ऐसा हो कि उसको पहले अलामात नज़र आ जाए, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने के बाद वो ठीक हो जाए। देखो, ठीक हो जाने के बाद क्या होगा? ठीक हो जाने के बाद वायरसेस नहीं होंगे, वायरस का RNA नहीं होगा। अगर आप PCR करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि PCR तो RNA को जज करता है। तो बंदा जब ठीक हो जाता है, ठीक हो जाने के बाद PCR का कोई फ़ायदा नहीं, PCR का कोई फ़ायदा नहीं बाद में, क्योंकि PCR के लिए वायरस का होना लाजमी है, RNA का होना लाजमी है। तो जब बंदा ठीक हो जाता है, इसका मतलब नो वायरस, उसकी बॉडी में वायरस ही नहीं है। अलबत्ता उस वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो उस शख्स की बॉडी में होंगे। तो जब वो ठीक हो जाता है फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट ले लें। अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप कह रहे हैं कि यस, ही और शी हैज़ रिकवर्ड। तो चले जनाब, ये तो था इसका वैक्सीन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं लास्ट में, मैं अपने कंक्लूजन पर आ जाता हूँ। जब भी हम अपने इलाके में, पाकिस्तान में, किसी भी सूबे में अगर हम पेशेंट को पॉजिटिव कर रहे हैं तो पहले तो हमें सब के सब पता होना चाहिए कि पेशेंट कहाँ से है। नंबर 1 उसका देखना चाहिए कहाँ से है, और फिर हम मॉनिटर करेंगे कि ये पेशेंट जो जहाँ से है वह क्या वहाँ पर इलाके में लोगों की तादाद और बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने फोकस करना है, क्योंकि इससे भी हमें काफ़ी इलाज करने में, इसको रोकथाम में हमें फिर हेल्प मिल जाएगी। हमने रूट तक जाना होगा, मॉनिटर भी करना होगा लोगों को। जो भी पेशेंट आता है उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए। हिस्ट्री के बाद उसका इलाका और उसके इलाके में कितने लोग बढ़ रहे हैं, इसके आसपास के हैं या दूर दूर के हैं, ताकि हम उसका रास्ता ट्रेस कर सके कि ये कहाँ कहाँ गया हुआ है। दूसरी बात ये है, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि ये जो वायरस है क्या ये जियोग्राफी वाइज, इलाके वाइज, दुनिया में मुख्तलिफ इलाके हैं। चाइना है, उसका आबोहवा अलग है, उसमें आपका USA है, UAE,
ये जो ममालिक है इनके आब व हवा क्लाइमेट डिफरेंट है, क्या इस वायरस पर आब व हवा का भी कोई असर है या नहीं है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, KPK में, सिंध में, वहाँ का जो आब व हवा है, क्या वो आब व हवा इस वायरस के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, क्या ये वायरस इस आब व हवा में सर्वाइव करता है या नहीं करता, तो क्या ये वायरस क्लाइमेट सेंसिटिव है या नहीं है। ठीक है, ये हमें जज करना चाहिए। हो सकता है इससे हमें पता चले कि ये आबो हवा से जो है ज़्यादा मुतासरीन, जो ज़्यादा लोगों को जो है मुतासर नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें इसको पता करना चाहिए। अच्छा, पेशेंट रीजन भी हो गया, एंड देन लास्ट में क्या डायग्नोसिस में क्या ये वाकई में कोविड-19 है या नहीं है, इसको हमने भी जज करना चाहिए। तो इसके साथ ही मेरा ये सारा का सारा लेक्चर यहाँ पर आकर इख्तिताम हो जाता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हमें इस बीमारी से बचा के रखे, और सब के सब पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह बचाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।